नमस्कार दोस्तों, 9 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि सैटरडे था दोस्तों, छुट्टी थी, कल रात काफ़ी लेट तक जगा था, तो आज वीडियो हल्की सी लेट हो गई है। छुट्टी वाले दिन हल्की लेट हो जाती है, प्लीज़ एडजस्ट। चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले। प्रिकॉशन जैब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्रिकॉशन जैब आप कह सकते हो कि तीसरी जैब, पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई, अभी जो तीसरी डोज ऑफ वैक्सीन है इसको प्रिकॉशन जैब कहा जा रहा है। आपकी दोनों डोजेस कंप्लीट होने के 9 मंथ्स के गैप के बाद आप ये प्रिकॉशन जैब ले सकते हो, ऐसे कुछ गाइडलाइंस निकली। इन गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। एक और न्यूज है कि भाई एनिमेशन और गेमिंग को लेके केंद्र की सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स में सबसे बड़े बड़े डिग्निटरीज और जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स है वो सब जमा होंगे, बातचीत करेंगे। इस न्यूज को देखेंगे। फिर जो पीएसयूज हैं जिनको कोल माइंस अलॉट हुई थी और उन कोल माइंस से वो कोयले का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, वो कोल माइंस वो वापस कर सकती हैं सरकार को विदाउट एनी पेनाल्टी। ऐसा रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला है, जिसको हेड कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। इस न्यूज को यहां पे देखेंगे। फिर भाई फॉरेन फंड्स को जो रिसीव करने के लिए एफसीआरए में अमेंडमेंट किए थे केंद्र की सरकार ने, उन अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी। सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट यहां क्या निकल के आया, इसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए, कॉपरेटिव्स के लिए मॉडल बायलॉज जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। फिर भाई इंडियन नेवी ने ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं यूएस नेवी से, तो इसके लिए हमारे कुछ पायलट्स इस समय पे यूएस में हैं और वहां पे एक 10 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे। वो 10 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा पीडीएस स्कीम्स में। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। एक और न्यूज है यूएस सैंक्शंस ऑन अल्रोजा। ये सैंक्शंस इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पे शायद इस वीडियो में टाइम नहीं मिलेगा इतनी न्यूज़ को कवर करने का। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। चलिए, मीनिंग ऑफ मेलाइन। व्हाट इज मेलाइन? टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन ए अनफेयर मैनर। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन फाइंड रिग्रेटेड द न्यू ट्रेंड ऑफ गवर्नमेंट मलाइनिंग जजेस। मतलब कि अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने आज सुबह एक वीडियो भी अपलोड की है। एक अमन कुमार सिंह करके सीनियर आईआरएस ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ की सरकार में, रमन सिंह सीएम के अंदर, जो कि बीजेपी की सरकार थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब उनके ऊपर कांग्रेस की सरकार कुछ करप्शन के चार्जेस लगा रही है, तो इसलिए हाईकोर्ट में केस पहुंचा। हाईकोर्ट ने केस रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये राज्य की सरकारें जबरदस्ती जुडिशरी को बदनाम कर रही हैं। तो मेलाइनिंग मतलब बदनाम, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, उसके ऊपर इल्जाम लगाना। ठीक है भाई, तो ये होता है। चलिए आगे चलते। ऑल एडल्ट्स टू गेट प्रिकॉशन जैब। देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहां पे अनाउंस किया है कि कोविड-19 की जो प्रिकॉशनरी थर्ड डोज है, ये 18 से ज्यादा आबादी वाले लोगों को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवेलेबल हो जाएगी स्टार्टिंग 10 अप्रैल। तो अगर आपको थर्ड डोज लगवानी है तो 10 अप्रैल के बाद आप प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में जा सकते हो, वहां पे पैसा देके ये तीसरी डोज आप लगवा सकते हो। अब बाकी जगहों पे देखिए, अभी क्या होता है कि आपको ट्रेवल करना है। मान लो मुझे मुंबई से फ्लाइट पकड़ के कोलकाता जाना है, तो मैं कोलकाता पहुंचा। कोलकाता के स्टाफ ने देखा कि हाँ भाई, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या 2 डोज लग गई, उसने हमको जाने दिया। अब जब तीसरी डोज मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो 3 डोजेस का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना किन किन चीजों के लिए मैंडेटरी होगा, वो तो भाई आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो अगर आपको 2 डोजेस लगी हैं तो आपको नॉर्मल कर कहीं पे कोविड वगैरह की टेस्टिंग के बारे में नहीं पूछा जाता है। बट अब देखते हैं 3 डोजेस के बाद क्या निकल के आता है। तो 10 अप्रैल के बाद से तीसरी डोज अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। देखा जाए तो इंडिया में 1109 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से टोटल टेली कोरोना की 4 करोड़ 30 लाख में पहुंच चुकी है। एक्टिव केसेस कोरोना के इंडिया में 11,492 में आ चुके हैं। ये लाखों में हुआ करते थे, अब काफी चीजें सुधर गई हैं। कुछ स्टेट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे केरला में 2,321 केसेस थे पिछले हफ्ते में। केरला में इस समय पे देश के 30% ऑफ केसेस कोरोना के निकल के आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में इस बार एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि ऐसा बोला गया कि इंडिया का पहला XE वेरिएंट का केस महाराष्ट्र में मिला है। XE वेरिएंट BA.1 और BA.2। BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट्स है। BA.2 BA.1 से खतरनाक है, और XE के बारे में बोला जा रहा है कि ये BA.2 से भी 10% ज्यादा खतरनाक है। और BA.1 और 0.2 के मिलने से बना है ये XE वेरिएंट।
अच्छा, ये जो XE वेरिएंट है ना, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में और यूरोप में जो भी इन्फेक्टिविटी इस समय पे देखने को मिल रही है, वो कहा जा रहा है कि इस XE वेरिएंट की वजह से देखने को मिल रही है। हालांकि ये कितना सीवियर है, कितना मॉर्टल है, इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इंडिया के अंदर 15 से ज्यादा की आबादी वाले लोगों को 96% लोगों को 1 डोज मिल चुकी है। मतलब 15 साल से ज्यादा के जो भी लोग हैं इंडिया के अंदर, उनमें से 96% लोग पहली डोज पा चुके हैं और 15 साल से ज्यादा लोगों में 83% लोग 2 डोज पा चुके हैं और लगभग 2.2 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। प्रिकॉशनरी डोजेस मतलब कि आपके 2 डोजेस कंप्लीट हो गए, तीसरी डोज भी मिल गई आपको। यहां पे प्रिकॉशन डोज मतलब तीसरी डोज की बात हो रही है। तो 60 प्लस पॉपुलेशन ग्रुप, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रिकॉशनरी डोजेस भी यहां पे मिल चुकी है। डोज किस दाम पे अवेलेबल होंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? तो ये वही है कि भाई कोई भी हॉस्पिटल मैक्सिमम सर्विस चार्ज एक डोज का 150 रुपए ले सकता है, जीएसटी 5% है। कोविशील्ड 780 रुपए की मिलेगी, कोवैक्सीन 1410 रुपए की मिलेगी, स्पुतनिक 1145 रुपए की मिलेगी। रेट वही रखे गए। जब मैं भी कोविशील्ड लगवाने गया था तो 780 रुपए लगे थे, अभी भी वही रेट है। कोवैक्सीन थोड़ी यहाँ महंगी बिक रही है। जीएस पेपर 2 हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिसीविंग फॉरेन फंड्स। आपको याद होगा कई महीनों पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। उन अमेंडमेंट्स में क्या बोला गया था कि भाई देखिए, अगर किसी को फॉरेन से पैसा मंगाना है तो उसको दिल्ली में एसबीआई की मेन ब्रांच में एक एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा। वहां पे फॉरेन का सारा पैसा आएगा। उसके बाद उनके ऑपरेशंस कहीं और हैं तो वहां पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मान लो कोई एक छोटा सा एनजीओ है, वो बिहार के मुजफ्फराबाद जिले में ऑपरेशनल है, वो वहीं पे ही है। अब उसके पास बिहार के मुजफ्फराबाद जिले के पीएनबी या एसबीआई में जो अकाउंट था, वहां पे सीधे फॉरेन से पैसा आ जाता था। कहीं भी आ सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार के नियम के हिसाब से अब इस छोटे एनजीओ को दिल्ली के एसबीआई में एक एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा। वहां पे उसका फॉरेन वाला पैसा आएगा। उसके बाद वो पैसे को अपना मुजफ्फराबाद में ट्रांसफर करके काम कर सकता है। इस बात को लेकर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स नाराज हो गए। इनका ये बोलना था कि देखिए, कुछ ऐसे एनजीओ है जो बड़े बल्क में पैसा मंगाते हैं फॉरेन से, और उसके बाद वो एनजीओ इंटरमीडिएट्स को पैसा देते हैं। ये इंटरमीडिएट्स छोटे लेवल पे छोटे छोटे एनजीओ को पैसा दे देते हैं। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि यहां पे एक ऐसी मनी ट्रेल जनरेट होती है जिसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है, और ओरिजिनली वो पैसा किस लिए आया है और फाइनल पर्पस जिसके लिए वो पैसा इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं आप बैठा सकते। तो मान लीजिए कोई बड़ी एनजीओ है, इस बड़ी एनजीओ के पास बाहर से मान लो कुछ ज्यादा बड़ा पैसा आ गया, $10 मिलियन आ गया। इस $10 मिलियन को उसने $2 मिलियन अपने इंटरमीडिएट्स को दिया, और फिर इंटरमीडिएट्स ने छोटे छोटे एनजीओ को पैसा दिया। अब बात यह है कि कोई माई बाप एनजीओ अगर नीचे के लेवल पे छोटे एनजीओ को पैसा दे रहा है, तो हर कोई तो यहाँ पे दान धर्म में पैसा दे नहीं रहा है। हो सकता है उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि उनके कुछ एम्स हो, और ये एम्स हो सकता है इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो। तो कई बार ऐसा पाया गया है पहले कि भाई इंडिया में कोई कोल माइन का अलॉटमेंट किया केंद्र की सरकार ने, और उस कोल माइन के अगेंस्ट एजिटेशन होने लगा। बहुत सारे एनजीओ एजिटेशन में बात कर रहे हैं। उन एनजीओ को पैसा एफसीआरए में मिला है, और बाहर की मतलब कंट्रीज इनडायरेक्टली इंडिया के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके खिलाफ एजिटेशन चला रही हैं। तो मतलब एक्चुअली में पैसा फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, तो वो इसका इंटेंडेड आप कह लो ऑब्जेक्टिव क्या है एंड में, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसके चलते यहां पे सरकार ने यहां पे कुछ नियम कानून बनाए थे। सरकार ने साफ साफ बोला, फ्री एंड अनकंट्रोल्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स has the potential to impact the socio-economic structure and quality of the country. It would destabilize the social order in the country. बहुत हद तक ये बात सही है। केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि बाहर से जो पैसा इतने बल्क क्वांटिटी में आ रहा है, नीचे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमें जानकारी है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यूएस के जो डोनर्स हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भर भर के पैसा दे रहे हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो उनका कोई हिडन ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि सब खराब है। ज्यादातर लोगों के हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो हिडन ऑब्जेक्टिव्स नीचे के लेवल पे एनजीओ को किस बेसिस पे पैसा दिया जाता है, किन शर्तों पे पैसा दिया जाता है, ये क्लियर नहीं है। तो बेटर ये है कि जिस एनजीओ को भी फॉरेन से पैसा मंगाना है, वो अपना दिल्ली के एक मेन एसबीआई ब्रांच में जाके एफसीआरए अकाउंट खोले, वहां पे पैसा आएगा, उससे फिर लेके आए। तो इसकी क्या है कि सरकार ठीक तरीके से ऑडिटिंग कर पाएगा। अब इसमें एक पॉइंट ये उठाए कि बहुत सारे इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस जो छोटे छोटे लेस विजिबल एनजीओ को पैसा देते थे, वो पैसों का फ्लो बंद हो जाएगा। और ये छोटे छोटे एनजीओ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि पहले दिल्ली जाएं, दिल्ली में एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराएं, इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत सरकार ने बोला कि देखो, आप एक लिमिट से ज्यादा बाहर के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो हमारे देश के अंदर ही बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे आप पैसा ले सकते हो, उनसे आप
चीजों को कंट्रीब्यूट करा सकते, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन के सोर्सेज जब इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं तो वो किस ऑब्जेक्टिव से भेज रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पता करना बहुत जरूरी है, और कई बार ये ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब थोड़ी गरीब कंट्री है, अभी भी हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, लोग थोड़े गरीब हैं, तो हमें बाहर के पैसों की जरूरत है। बट एट द कॉस्ट ऑफ अवर सोवरेनिटी, एट द कॉस्ट ऑफ अवर डेवलपमेंट, हम ये पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक, आप कह लो, रेगुलेशन रखना पड़ेगा। ये केंद्र की सरकार का बोलना है, और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के इन सारे नियम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पिटीशन डाली थी कि भाई सरकार ये जो अमेंडमेंट्स कर रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, ये सही नहीं है। मतलब हमारे पास पैसा आप सीधे हमारी बैंक की ब्रांच में आने दो, ये मत करो कि भाई दिल्ली की एक मेन एसबीआई ब्रांच में पैसा आएगा फिर वो किसी और के पास जाएगा, पूरी अकाउंटिंग एक मनी का ट्रेल बनेगा, ये मत करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। ठीक है भाई। हाँ, एक चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है, जो सेक्शन 12A था, सेक्शन 12A ऑफ द 2020 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ एफसीआरए, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। इस सेक्शन 12A में यह था कि भाई आपको आधार कार्ड देना है अपने एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर एफसीआरए के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अपना पासपोर्ट भी है तो पासपोर्ट को भी आप अपने आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज करके एफसीआरए के अंदर रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी अमेंडमेंट क्राइटेरियाज थे, इनको यहां पे सही बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये रीजनेबल है, इंटेलिजिबल क्राइटेरिया पे है। सरकार के लिए जानना जरूरी है कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो कहां खर्च हो रहा है, किस ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। ये ओवरऑल यहां पे बात निकल के आ रही है। वैसे देखा जाए तो भाई 19,000 सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए रिसेंटली कैंसिल किए गए। 2010 से लेकर 2019 के बीच में फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया, और कई केसेस में देखा गया है कि यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज इसी फॉरेन डोनेशन वाले पैसे से अपने डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को इंडिया के अंदर पूरा कराने की कोशिश करते हैं। जीएस पेपर 2 जुडिशियल न्यूज आपको काम मिलेगी। हमारे यहाँ के जो एनजीओज हैं वो कई बार सैटेलाइट एजेंट्स की तरह काम करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए, जो कि इंडिया के हित में नहीं है। अगली न्यूज, गवर्नमेंट नॉट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस बाय पीडीएस। भाई सरकार ने यहां पे अप्रूवल दे दिया है कि भाई अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में, आंगनवाड़ीज में, वहां पे फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। और इसके लिए 2700 करोड़ रुपया इनिशियली केंद्र की सरकार खत्म करेगी। जून 2024 तक जितना भी खर्चा होगा स्कीम में वो पूरा केंद्र की सरकार करेगी। इस स्कीम को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर, और जो पीएम पोषण जिसके अंदर मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है, पहले इसको मिड डे मील बोलते थे, अब इसको पीएम पोषण बोलते थे। तो स्कूलों में लंच में नहीं जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है, वहां पे अब केवल फोर्टिफाइड राइस इस्तेमाल होगा। ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है इस पर थोड़ी देर में आते हैं। तो पहले फेज में आंगनवाड़ी सेंटर्स आईसीडीएस के अंदर और पीएम पोषण जो मिड डे स्कीम ये कवर होगा। दूसरे फेज में आएगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बाकी वेलफेयर स्कीम्स, जो कि 291 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही। तो इंडिया की 291 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी पीडीएस और वेलफेयर स्कीम्स हैं वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा फोर्टिफाइड राइस बांटने वाला काम मार्च 2023 तक, और बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स बची इंडिया में वहां पे मार्च 2024 तक ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। तो पहले फेज में बता दिया, दूसरा फेज मार्च 2023 तक 291 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और तीसरा फेज में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बची इंडिया में तो वहां पे स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे स्पीच 15 अगस्त 2021 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि भैया 2024 तक जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर राइस बांटा जा रहा है वो फोर्टिफाइड राइस होगा। और इसीलिए अगर आप देखो तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य की सरकार की जो भी एजेंसीज हैं, अब वो जो राइस खरीद रही हैं वो फोर्टिफाइड राइस है। तो इससे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, और जो राइस मार्केट में पहुंचेगा वो ज्यादा हेल्दी होगा। अब आप बोलोगे सर फोर्टिफाइड राइस तो 50 बार बोल गए, है क्या ये? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिफाइन करता है फोर्टिफिकेशन। वो क्या होता है फोर्टिफिकेशन? डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड सो एज टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ सेफ्टी विद मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। मतलब कि फूड के न्यूट्रिएंट कंटेंट को आप बढ़ा रहे हो, इसी को आप फोर्टिफिकेशन बोलते हो। फूड में ओवरऑल कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, इनके कंटेंट को बढ़ा रहे हो, इसको आप बोलते हो फोर्टिफिकेशन। और इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोटिंग, डस्टिंग, एक्सट्रूशन, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स बनाना। मैं आपको समझाता हूं।
जैसे मान लो आपने राइस लिया, अब ये राइस के ग्रेन्स है, राइस के दाने कैसे होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। बासमती के थोड़े लंबे होते हैं, बाकी के थोड़े छोटे होते हैं, अलग अलग राइस की वैरायटीज होती है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि न्यूट्रिएंट्स का एक पाउडर लिया, बिल्कुल मिक्स्ड पाउडर, और एक प्रपोर्शन में मान लो 5 किलो राइस में ये 1 किलो का पाउडर आपने डाल दिया, और दोनों 1 किलो तो नहीं, खैर आधा किलो, ये पाउडर बिल्कुल ग्राउंडेड मिक्सचर है, आप कह लीजिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का। तो ये क्या है, पाउडर राइस के ऊपर चिपक जाएगा, जो पाउडर है वो राइस के ऊपर चिपक जाएगा। तो अब जब आप राइस पका के खाओगे तो वो पाउडर भी आपके शरीर के अंदर आएगा, जो कि आप कह सकते हो कि आपके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के इंटेक को बढ़ा देगा। इसको आप बोल सकते हो कोटिंग का तरीका। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो क्या है कि जो राइस के दाने आपके पास आए, आपने इनको पीस लिया, पीस के इसको फ्लोर बना लिया। जैसे कि गेहूं होता है ना, गेहूं को पीस के आप आटा बना लेते हो। अक्सर कर आपने देखा होगा कि गेहूं आया, गेहूं को पीस के आटा बना लिया। मैं तो छोटे में बहुत बार चक्की में पिसाने गया हूं। अब राइस को भी ऐसे पीस के आपने आटा बना लिया, फ्लोर बना लिया, आटा तो नहीं बोलना चाहिए, फ्लोर बना लिया। अब इस फ्लोर के अंदर आपने एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का जो फ्लोर है, ठीक है ना, उसको मिला दिया एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद फिर इस पर्टिकुलर फ्लोर को, जो कंबाइंड फ्लोर बना, फिर से इसको चावल के दाने के फॉर्म में ले आए, तो जिसको आप बोलोगे फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। यहां पे एक बार जो राइस था उसको पीस के फ्लोर बनाया गया और फिर से उस फ्लोर को राइस के दानों में कन्वर्ट कर लिया गया, तो इससे बन गए फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। बेसिकली इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ये है कि राइस जो आपके पास रॉ निकल के आ रहा है, उस रॉ राइस में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दे रहे हो, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिर आपके शरीर में पहुंचेंगे और आपके न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे। इसी को बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। वो कोई भी तरीका जो किसी एक ईटेबल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, उसकी न्यूट्रिशनस को बढ़ा दे, इसको आप फोर्टिफिकेशन बोलते हो। और यही फोर्टिफाइड राइस अभी रिसेंटली रिलीज सरकार की स्कीम के द्वारा बोला गया 2024 में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है वहां पे फोर्टिफाइड राइस ही बांटा जाएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन और चाइल्ड सर्विसेज में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है मॉडल बाई लॉ सून फॉर एग्री क्रेडिट सोसाइटीज। देखिए भारत सरकार ने बोला है कि लगभग 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए मॉडल बाई लॉज बनाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए 5 जुलाई 2021 को अनाउंस किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर बनाई गई है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसके मंत्री बनाया गया था अमित शाह जी को। तो उस समय पे जो राज्य की सरकारों के अंदर जो अपोजिशन की राज्य की सरकार है वो चिल्लाने लगी कि यार ये क्या चल रहा है, केंद्र की सरकार सब कुछ ही अपने ताकत में ले रही है। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज केंद्र के अंदर आएंगी, जो राज्य की सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी वो राज्य की सरकार के पास ही रहेंगी। बहरहाल ये जो नया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है वो किस प्रकार से कॉर्पोरेटिव्स को मैनेज करेगा, उसके लिए एक नेशनल पॉलिसी फॉर कॉर्पोरेटिव्स बनाई जा रही है, जो कि इस एंड ऑफ द ईयर तक फाइनलाइज हो जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी मॉडल बाईलॉज आ जाएंगे जो कि 63,000 इंडिया की प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को गवर्न करने में काम आएंगे। इंडिया में बहुत सारी अपोजिशन सरकारें जहां पे, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी है, कांग्रेस वगैरह है, केरला, गुजरात में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कंट्रोल करती हैं कई रिच कोऑपरेटिव्स को। और ये जो रिच कोऑपरेटिव्स है ये इलेक्शन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये जो केंद्र की सरकार है वो कोऑपरेटिव्स को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, जो कि इलेक्शंस के समय पे कोऑपरेटिव्स बहुत काम करते हैं वगैरह वगैरह। अभी के लिए केंद्र की सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि एक 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन पॉलिसी की जाएगी 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को इसको इनॉग्रेट करेंगे अमित शाह जी। इसमें लगभग 24 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये सब आएंगे, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी, ऑपरेशनल बैरियर्स, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों को लेके कोऑपरेटिव्स के बारे में प्रॉपर मॉडल बाय लॉज और नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, इस पॉलिसी को बनाने के लिए केंद्र की सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ सब कुछ अपना खुद नहीं कर रही, स्टेट के लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के बातचीत करके चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज करती क्या है, तो ये ग्राउंड लेवल के क्रेडिट कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करते हैं छोटे बेसिस पे फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज में पैसा पा सके, सीड के लिए, ट्रैक्टर के लिए। ओवरऑल आप देखो तो एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के पास छोटी मोटी एग्रीकल्चर की मशीनरी भी होती है, तो खेती बाड़ी के समय पे किसी फार्मर को उस मशीन की जरूरत है तो वो पीएसीएस से जाके ले सकता है। ये पीएसीएस आप कह सकते हो एक एसोसिएशन है,
और उस एसोसिएशन में जितने भी फार्मिंग मेंबर्स हैं उनकी बराबर की सोशल स्टैंडिंग है। और ओवरऑल आप देखो तो उनके दिए हुए शेयर पे डिपेंड नहीं करता है कि उनकी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी बनी, उस कंपनी में सबने अलग अलग पैसा लगाया, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसकी ज्यादा सुनी जाएगी, जिसने कम पैसा लगाया उसकी कम सुनी जाएगी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं, उसमें इक्वली सबकी सुनी जाएगी, सबको बराबर से ट्रीट किया जाएगा। सरकारी लोन्स भी मिल सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज को, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केरोसिन्स, ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाते हैं। फार्मर्स की मदद की जाती है मार्केटिंग फैसिलिटीज को लेकर, जो भी फार्मर्स पैदा कर रहे हैं उसको मार्केट तक पहुंचा के बेचना, इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मदद करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है। वी 216 आपकी लक्ष्मीकांत की, वी 217 लक्ष्मीकांत की, वी 218 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये सब मैंने बना रखी हैं, काफी काम आएंगी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के काम को समझने में। जीएसपी बट्टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है भाई, केंद्र की सरकार ने सेटअप की है टास्क फोर्स टू प्रमोट एनिमेशन एंड गेमिंग। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पे एक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई है। इसको हेड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। और ये जो टास्क फोर्स है ये अपना पहला एक्शन प्लान 90 दिन में सबमिट करेगी। इसमें इंडस्ट्री के भी लोग हैं, एकेडमिया के भी लोग हैं, राज्य की सरकार के भी लोग हैं। और इससे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में बोला था कि हम जल्दी ही एवीजीसी बनाएंगे। एवीजीसी मतलब टास्क फोर्स ऑन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। अब आप बोलोगे सर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स ये है क्या? तो ये जो बड़ी बड़ी मूवीज बनती हैं मार्वल की, इसमें कहीं ना कहीं एनिमेशंस, कॉमिक्स, गेमिंग्स, विजुअल इफेक्ट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो गेम वगैरह बनते हैं, अब इंडिया के अंदर चाइनीज गेम्स चलते हैं एक से एक, उनको हमें बैन करना पड़ता है। अरे इंडिया अपने खुद की गेम्स बनाए। तो इस प्रकार की चीजों को डेवलप करने के लिए जो एवीजीसी पॉलिसी है ये हमें एक एक्शन प्लान दे सकती है। फिर ओवरऑल एवीजीसी से रिलेटेड ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, डॉक्टोरल लेवल पे कोर्सेज चलाए जा सकते हैं। उन कोर्सेज का करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होगा वो इस एवीजीसी पॉलिसी में डिसाइड किया जाएगा। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बूस्ट होंगी, मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंडियन इंडस्ट्री तक पहुंचेंगी, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पे होंगी। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो एवीजीसी सेक्टर है क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया का ठप्पे को आगे लेके जा सकता है। इसके पास ये पोटेंशियल है कि दुनिया का जो ग्लोबल मार्केट है 2025 तक उसका 5%, लगभग $40 बिलियन इंडिया अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब ग्लोबल मार्केट कितना होगा तो 5 × 20 कर दो तो 100%, मतलब $800 बिलियन का ग्लोबल मार्केट होगा एवीजीसी का, जिसमें से अगर हम 5% भी खींच लेंगे 2025 तक तो हम 1,60,000 नई जॉब्स हर साल पैदा कर सकते हैं। इस टास्क फोर्स में सेक्रेटरीज होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और डीपीआईआईटी के, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन थे कंपनीज की तरफ से? टेक्निकलर इंडिया, पुनर आयोग, आर्टिविजन, एनीब्रेन, रेड चिलीज, वीएफएक्स, चैतन्य, चिंचलिकर ऑफ विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जायंगा इंडिया, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं यहाँ पे। भाई कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य की सरकारों ने भी पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब एआईसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी, इन एजुकेशन बॉडीज ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने भी पार्टिसिपेट किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई, इसने भी पार्टिसिपेट किया। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल, इसने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब एक वाइड पार्टिसिपेशन के थ्रू इंडिया के अंदर ईवीजीसी सेक्टर को बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश है। कितनी कामयाब होती है समय बताएगा। जीएसपी बट्टू गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। फिर भाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन सीड इनएक्टिव कोल माइन सीसीईए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो कोल मिनिस्ट्री का प्रपोजल है ना कि भाई जो राज्य की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो केंद्र सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इनके पास जो नॉन ऑपरेशनल माइंस है इसको ये सरेंडर कर दे, इनके ऊपर पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। देखिए कोल स्कैम आया था 2012 के लगभग, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और एक मिशन मोड में जो भी कोल माइंस नॉन ऑपरेशनल पड़ी थी उनको जल्दी से एलोकेट किया गया ताकि जल्दी से जल्दी कोयले का प्रोडक्शन किया जा सके। अब जो ये माइंस एलोकेट की गई, आप कह सकते हो 73 माइंस एलोकेट की गई थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जिसमें से केवल 45 मतलब लगभग 45 माइंस नॉन ऑपरेशनल है, बाकी माइंस इस्तेमाल की गई। मतलब आप कह लो कि 28 माइंस ऑपरेशनल है, 45 माइंस पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक पीएससी को यहां पे ठेका दे दिया गया कि ठीक है भाई आप इस पर्टिकुलर माइन से कोयला पैदा करो, लेकिन उस माइन से कोयला पैदा हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं पैदा हो पाया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो गए, वहां पे एजिटेशन होने लगा,
कई बार राज्य की सरकार ने फॉरेस्ट की लिमिट बढ़ा दी, तो टेक्निकली आप फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग नहीं कर सकते। कई बार वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो एजिटेशन करने लगे, बवाल मच गया, भीड़ मच गई, दंगा फसाद होने लगा, तो माइनिंग नहीं हो पाई। कई बार क्या हुआ कि जब माइनिंग शुरू की गई तो जितना एस्टिमेट किया गया था कि यहाँ पे कोयला है, उतना कोयला वहां निकला नहीं, तो माइनिंग बंद कर दी। कंपनी को लगा कि भाई ये तो अनसस्टेनेबल है, ज्यादा कोयला निकलेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सी वजहों से बहुत सारी माइंस में माइनिंग हुई ही नहीं। तो अब टेक्निकली नियम कानूनों के हिसाब से, और नियम कानून यहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट थे, टाइम लिमिट यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट थी। इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे जिनको माइंस एलोकेट की गई थी, इनके ऊपर लगनी चाहिए थी पेनल्टी। अब ओवरऑल कोल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक प्रपोजल रखा है सरकार के सामने कि आप इनके ऊपर पेनल्टी मत लगाओ। क्यों? क्योंकि माइनिंग बिजनेस बहुत, आप कह सकते हो कि रिस्की होता है, कई सारे बहुत बड़े अमाउंट में पैसा खत्म करना पड़ता है, चीजें वहां से फ्रक्टिफाई नहीं होती हैं। तो फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने थर्सडे इवनिंग को मीटिंग में डिस्कशन लिया, डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, जो भी ये पीएसयूज हैं जिनके पास कुछ माइंस कंट्रोल में थी, अगर वो माइंस ऑपरेशनल नहीं हो पाए किसी वजह से, तो ये लोग माइंस सरेंडर कर दें, हम इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली सरकार का यहाँ पे टारगेट ये है कि जो और अभी कोल माइंस के एलोकेशन हो रहे हैं, वहां पे अगर कोई इंटरेस्टेड प्राइवेट सेक्टर में प्लेयर निकल आता है जो कि इन माइंस को अपने पास लेना चाहता है, तो इसको एलोकेट कर देंगे। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिनको पहले माइन एलोकेट की गई, वो माइनों से माइनिंग नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर पेनल्टी मत लगाओ। उनको बोल दो कि ठीक है भाई, जो भी तुम्हारी माइंस है तुम उनको सरेंडर कर दो, ताकि हम इसको किसी और को एलोकेट कर सके, अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड है। कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन की न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, नेवी एयर क्रू ने MH-60R की ट्रेनिंग कंप्लीट की है यूएस में। देखिए, यूएस जो नेवल एयर स्टेशन है नॉर्थ आइलैंड सैन डियागो यूएसए में, वहां पे MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है इंडियन पायलट्स को। ठीक है, एक इंडियन नेवी का एयर क्रू वहां पे जाके ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग लगभग 10 महीने की थी। ओके, ये कन्वर्जन ट्रेनिंग और अदर एडवांस क्वालिफिकेशन और MH-60R हेलीकॉप्टर पे ट्रेनिंग थी। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्रक स्क्वाड्रन 41 में यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी गई है। यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर पे ये हेलीकॉप्टर्स लोडेड थे, वहां पे वो ट्रेनिंग दी गई है। एक्चुअली में हुआ ये है कि जून 2021 में पहले 3 हेलीकॉप्टर्स दे दिए गए थे इंडिया को MH-60R। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर आए थे, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर आए थे लगभग फरवरी 2020 में, तो उस समय पे एक डील साइन हुई थी लगभग $2.2 बिलियन की। कई जगहों पे $2.4 बिलियन आपको नजर आ जाएगा। इस डील में बोला गया था कि इंडिया 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा यूएसए से, और यूएस के अंदर ये हेलीकॉप्टर बनाती है कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। ये 24 हेलीकॉप्टर्स इंडिया को 2025 तक दे दिए जाएंगे। अब इसमें पहले 3 हेलीकॉप्टर इंडिया को दिए गए जून 2021 में, लेकिन सीधे हेलीकॉप्टर लेके क्या करोगे, उनकी ट्रेनिंग भी चाहिए। तो हमारे कुछ पायलट्स को भेजा गया यूएसए के अंदर कि जाओ इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग लेके आओ। 10 महीने की ट्रेनिंग है, और वो 10 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब ये 3 हेलीकॉप्टर्स और ये जो पायलट्स हैं, ये वापस इंडिया के अंदर आ जाएंगे। ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं, ये नेवी के इनहैंस्ड ऑफेंसिव रोल में एक, आप कह सकते हो, इजाफा करेंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हमें इनसे फायदा मिल सकता है। एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बढ़ सकती हैं। हम स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, पिछले साल ही यूएस में ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया को दे दी गई। तो भले ये 3 हेलीकॉप्टर्स इस समय पे यूएसए में है, बट वो है इंडिया के, बस ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो अब पेंसाकोला, फ्लोरिडा, सैन डियागो में जो ट्रेनिंग हुई है, अब ट्रेनिंग के बाद ये पायलट्स वापस इंडिया आ जाएंगे हेलीकॉप्टर्स के साथ, और बाकी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी यहाँ पे शुरू होगी। ये हेलीकॉप्टर्स मिशन मोड में इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के फ्रंट लाइन वॉरशिप में डिप्लॉय करने के लिए हेलीकॉप्टर्स है नहीं। जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो पुराने हो चुके हैं। पुराने जो सी किंग 42-42A हेलीकॉप्टर्स थे, उनके रिप्लेसमेंट की तरह यहाँ पे MH-60R को लाया जा रहा है, ताकि फ्रंट लाइन शिप पे हमारे पास इनहैंस सर्विलेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स की कमी ना पड़े। और इस बार की जो थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई है ना, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसमें जो 101 इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म थे जो कि डीआरडीओ कह रहा है कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री से बनवाएगा, उसमें नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में। तो जरूर हम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के थ्रू भी बाहर से हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा पुश ये है कि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को हम इंडिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी से बना सके। ये वो हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, MH-60R हेलीकॉप्टर्स। हम हेलीकॉप्टर्स का प्रोक्योरमेंट बहुत हद तक रशिया से करते थे, लेकिन रशियन हेलीकॉप्टर्स में जो ओवरऑल क्रैश की संभावनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। यूएस मेड हेलीकॉप्टर्स में भी क्रैशेस होते हैं, बट क्रैशेस का जो रेट है
वो काफी कम है यूएस में इस हेलीकॉप्टर्स में। तो इंडिया के डिफेंस सर्कल्स में ये भी बातचीत है कि रशिया से हेलीकॉप्टर्स का प्रोक्योरमेंट कम किया जाए, यूएस से हेलीकॉप्टर्स का प्रोक्योरमेंट ज्यादा किया जाए। जीएस पेपर 3 डिफेंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जरूर जानने को मिला हो। देखिए, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो भी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज उस दिन की छूट गई है तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि जो न्यूज़ मैंने डिस्कस की हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि बाकी लोग पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।